नमस्ते, मेरा नाम टी लक्ष्मी नारायण है। मैं हिंदी शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। मुझे हिंदी शिक्षण में 15 वर्षों का अनुभव है। अगर आप हिंदी शिक्षण में हिंदी शिक्षक के रूप में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले मेरी बात सुनिए। मैं मनोविज्ञान संबंधी जो भी विषय वस्तु को आपको पढ़ाता हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अगर आप हिंदी शिक्षण क्षेत्र में सबसे आगे रहना चाहते हैं, अगर आप हिंदी शिक्षण क्षेत्र में एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या सीटेट हो या जो भी टेट हो, अगर आप उसमें ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए और मेरी ओर देखिए और मेरे वीडियोस देखिए। मैं मनोविज्ञान संबंधी विषय वस्तु को 100% उससे संबंधित ज्ञान आपको प्रदान करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं स्वयं अध्ययन करता हूँ। मैं पूरे देश के सभी राज्यों के हिंदी मनोविज्ञान संबंधी पुस्तकों का अध्ययन करके मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप अवश्य मेरे वीडियो देखने पर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त मिलेगी। यह मेरा संकल्प है, यह मेरा आत्मविश्वास है। मैं आत्मविश्वास से आपसे कह रहा हूँ, आप भी आत्मविश्वास से मेरे वीडियो को देखिए, यही मेरी वादा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद होती है तो ये वीडियो आपको अगर उपयोगी समझते हो तो अगर आप स्वयं इस वीडियो को देखकर इस विषय वस्तु को आप सब उपयोगी महसूस करते हैं तो ये वीडियो को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इससे अन्य छात्रों को भी, अन्य शिक्षार्थियों को भी यह ज्ञान और यह विषय वस्तु मिलेगा, वे भी उनके लिए भी यह लाभ उठेगा। धन्यवाद। हिंदी मनोविज्ञान शिक्षण वर्ग में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले क्लास में विकास संबंधी अनेक अंशों के बारे में अध्ययन किए। किशोर अवस्था के बारे में अध्ययन करते हुए मुख्य रूप से अवस्थाओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के अंशों को लेकर अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विशिष्ट रूप से अध्ययन किए। उनमें एक कार्ल रोजर्स, जिसने आत्म भावना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और उसके साथ साथ भाषा विकास सिद्धांत, इसका प्रतिपादक चामस्की माने जाते हैं। उसका सिद्धांत जो है भाषा विकास सिद्धांत, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। आज क्लास में हम और एक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। उस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास सिद्धांत है। अर्थात नैतिक अंश को लेकर, नैतिक व्यवहार को लेकर, नैतिक व्यवहार के संबंध में बालकों में शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक किस प्रकार विकास होता है, उसके बारे में यहाँ पर कोलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया था। हमने तो स्थूल रूप से विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में नैतिक व्यवहार के संबंध में अध्ययन किए। जैसे कि शैशवावस्था में कहा गया कि बालक अनैतिक होता है, क्योंकि बालक उचित और अनुचित में अंतर नहीं जानता है। इस कारण वह पूर्ण रूप से अनुचित बालक या वह अनैतिक प्राणी माना जाता है। बाल्यावस्था तक आते आते बालक के नैतिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। वह अनैतिक प्राणी से लेकर वह नैतिक प्राणी की दिशा में बाल्यावस्था तक आते आते चलता है। यहाँ पर वह अनुशासनात्मक व्यवहार को प्रकट करता है और उसके बाद किशोर अवस्था तक आते आते बालक फिर अनैतिक होता है। यहाँ पर उचित और अनुचित में अंतर जानने पर भी वह अनैतिक होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि संवेगात्मक असंतुलन व्यवहार हो सकता है और उसी प्रकार सामाजिक असंतुलन का व्यवहार हो सकता है। कई कारण हो सकता है। इस प्रकार हमने स्थूल वर्गीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में नैतिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन किए। लेकिन कोलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास को लेकर, नैतिक व्यवहार को लेकर उन्होंने सैकड़ों बालकों के व्यवहार का अध्ययन करके उनमें मुख्य रूप से 10 वर्ष की आयु से लेकर 15 वर्ष की आयु तक के बालकों को लेकर उन्होंने अध्ययन किया था। और उन्होंने जो अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास के बारे में अपने विचारों को प्रकट किया। ये कोलबर्ग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये आचार्य माने जाते हैं। कोलबर्ग मुख्य रूप से नैतिक अंश को लेकर उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत का
प्रतिपादन किया है। और कोलबर्ग के अनुसार देखने पर नैतिक विकास अन्य विकासों की दृष्टि से देखने पर नैतिक विकास एक संक्लिष्ट विकास होता है और उसी प्रकार अन्य विकासों की दृष्टि से देखने पर नैतिक विकास की गति धीमी गति से होता है। और उसी प्रकार साधारण रूप से न्याय और अन्याय में और उसी प्रकार उचित और अनुचित में अंतर जानना ही नैतिक विकास माना जाता है। यहाँ पर न्याय भावना का विकास होना भी नैतिक विकास हो जाता है, इस प्रकार कोलबर्ग ने कहा। और कोलबर्ग ने कहा कि नैतिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार होता है उसको उन्होंने 3 प्रकार के स्तरों में विभाजित किया है। इसलिए कोलबर्ग ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इन्होंने सैकड़ों बालकों के व्यवहार का अध्ययन करके विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनके अनुसार नैतिक विकास की गति धीमी गति से होता है, धीमी होता अन्य विकासों की दृष्टि से देखने पर। और उसी प्रकार नैतिक विकास एक संक्लिष्ट विकास है, संक्लिष्ट विकास है। नैतिक विकास न्याय भावना का विकास ही नैतिक विकास है। और इसी प्रकार उचित अनुचित में अंतर जानना ही नैतिक विकास है। ये कोलबर्ग के प्रमुख विचार हैं नैतिक विकास के संबंध में। एक तो नैतिक विकास की गति अन्य विकासों की दृष्टि से देखने पर धीमी गति से होता है और अन्य विकासों की दृष्टि से देखने पर नैतिक विकास एक संक्लिष्ट विकास होता है। नैतिक विकास न्याय भावना का विकास होना ही कहा जाता है और सामान्य रूप से उचित और अनुचित में अंतर जानना ही नैतिक विकास माना जाता है। और कोलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर बालकों में होने वाले मुख्य रूप से लेकर 4 से लेकर 14 वर्ष के आयु तक के बालकों में नैतिक विकास किस प्रकार होता है उसके संबंध में उन्होंने 3 स्तरों का अध्ययन किया है। 3 स्तरों में नैतिक विकास को वर्गीकरण किया है। उसमें पहला स्तर है पूर्व सांप्रदायिक स्तर, पूर्व सांप्रदायिक स्तर अर्थात प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं पूर्व सांप्रदायिक स्तर। और दूसरा सांप्रदायिक स्तर कन्वेंशनल स्टेज। और तीसरा उत्तर सांप्रदायिक स्तर है अर्थात पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस प्रकार कोलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 स्तरों में वर्गीकरण किया है। एक तो पूर्व सांप्रदायिक स्तर है, दूसरा सांप्रदायिक स्तर है और तीसरा उत्तर सांप्रदायिक स्तर है। उत्तर सांप्रदायिक स्तर को पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, सांप्रदायिक स्तर को कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं और पूर्व सांप्रदायिक स्तर को प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से ये पहला स्तर प्रथम स्तर जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत कहा गया कि पूर्व सांप्रदायिक स्तर में बालकों में नैतिक व्यवहार कैसा होता है,
यहाँ पर नैतिक विकास मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पूर्व सांप्रदायिक स्तर में बालक का नैतिक विकास परिणामों के आधार पर होता है। बालकों के कार्यों के परिणामों के आधार पर उचित और अनुचित में, न्याय और अन्याय में अंतर बालक जान लेता है। अर्थात अगर बालकों के जिन कार्यों के लिए माता पिताओं से बालक मारपीट खाते हैं तो बालकों की दृष्टि में वे सभी कार्य अनुचित होते हैं। अगर बालक के जिन कार्यों के लिए माता पिताओं की मारपीट की बजाय वे खुश हो जाते हैं तो वे उचित कार्य माने जाते हैं। अर्थात प्रमुख रूप से कार्यों के परिणामों के आधार पर उचित और अनुचित में अंतर जानने के स्तर को ही पूर्व सांप्रदायिक स्तर कहते हैं। यहाँ पर शिक्षा, यहाँ पर मुख्य रूप से दंड देने के भय के कारण, दंड के भय के कारण बालक अनेक कार्य करते हैं। अभिभावकों के द्वारा दंड दिए जाने के भय से अनेक कार्य करते हैं, अनुशासनात्मक व्यवहार प्रकट करते हैं। उसी प्रकार विद्यालय में शिक्षकों के दंड देने के भय से बालक अनुशासनात्मक व्यवहार को प्रकट करता है। ये सभी अंश पूर्व सांप्रदायिक स्तर के अंतर्गत आते हैं। पूर्व सांप्रदायिक स्तर में फिर दो प्रकार के अंश होते हैं, अर्थात दो प्रकार की दशाएं मानी जाती हैं। एक दशा को हम पनिशमेंट ओरिएंटेशन स्टेज कहते हैं और दूसरा नैवी ओरिएंटेशन कहते हैं। यहाँ पर एक दशा पनिशमेंटल ओरिएंटेशन और दूसरी दशा नैवी ओरिएंटेशन, अर्थात यहाँ पर परिणामों के आधार पर दंड के भय के कारण बालक में अनुशासनात्मक व्यवहार प्रकट होता है, उसे पनिशमेंटल ओरिएंटेशन कहते हैं। अर्थात एक प्रकार से बालक बड़े लोगों के, अभिभावकों के रूप में और शिक्षकों के रूप में बड़े लोगों के शारीरिक शक्ति के नियंत्रण में आ जाते हैं और उनके शारीरिक शक्ति के शारीरिक शक्ति से वे डरने लगते हैं। इस प्रकार वे केवल दंड के भय के कारण अनेक प्रकार के उचित कार्यों को करते हैं, उसे ही पनिशमेंटल ओरिएंटेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ प्रमुख बात होती है कि दंड के कारण, अर्थात यहाँ पर बालक दंड के भय से गृह कार्य करते हैं और उसी प्रकार बालक दंड के भय से विद्यालय में उपस्थित होते हैं, विद्यालय आते हैं। अर्थात अभिभावक दंड देते हैं। अगर बालक विद्यालय ना जाने पर अभिभावक दंड देते हैं। इस दंड के भय से बालक विद्यालय में उपस्थित होते हैं, अर्थात विद्यालय में हाजिर होते हैं, विद्यालय जाने के लिए तैयार होता है। इस प्रकार ये सभी पनिशमेंटल ओरिएंटेशन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात बालक पूर्ण रूप से शारीरिक शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। शारीरिक शक्ति के नियंत्रण में बालक आ जाते हैं, इसे पनिशमेंटल ओरिएंटेशन कहते हैं। भवानी नामक बालिका केवल अपनी माता के दंड देने के भय के कारण हर रोज विद्यालय में आती हैं। यह कौन सी दशा होती है? ओरिएंटेशन, ये पनिशमेंटल ओरिएंटेशन कहा जाता है, जो पूर्व सांप्रदायिक स्तर अर्थात प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत पनिशमेंटल ओरिएंटेशन मानी जाती है। और यहाँ पर नैवी ओरिएंटेशन में जैसे कि हमने विकासों के अध्ययन करते समय बाल्यावस्था के अंतर्गत अध्ययन किए कि
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बालक को अधिक महत्व देते हैं। जिन कार्यों के द्वारा बालकों के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है वे सभी कार्य बालक की दृष्टि में उचित कार्य माने जाते हैं। इस प्रकार का नैतिक व्यवहार बालक में प्रकट होता है। अर्थात साधारण रूप से विद्यालय में बालक आपस में बातचीत करते समय कहते हैं कि मेरे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स है, अगर मेरा ज्योमेट्री बॉक्स तुमको दे दूंगा, तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स के बदले तुम्हारे जो वीडियो गेम है या तुम्हारे पास जो किताब है उसे मुझे दे दो। इस प्रकार कहना ये न्यायी ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। अर्थात लेन देन के आधार पर या आपस में बांट लेना के आधार पर यहाँ पर बालकों में नैतिक व्यवहार का विकास होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति एक अंश होता है, दूसरा लेन देन या आपस में बांट लेना, अर्थात अपनी खुशी के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार को अधिक महत्व देता है। इसे न्यायी ओरिएंटेशन कहते हैं। अर्थात इसका यहाँ पर आपस में बांट लेना, आपस में बांट लेना और दूसरा अंश है लेन देन, एक्सचेंज। लेन देन मानी एक्सचेंज कहा जाता है। यहाँ पर बालक अपने कलम देकर दूसरे से किताब लेता है, किताब लेता है। यह न्यायी ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। और इसके साथ साथ और एक मुख्य बात है कि विद्यालयों में आजकल सरकारी शिक्षा प्रणाली जो है मध्याह्न भोजन प्रणाली है। मध्याह्न भोजन प्रणाली के कारण विद्यालय में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ गई। यहाँ पर कौन सी दशा निहित है? न्यायी ओरिएंटेशन दशा निहित है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन प्रणाली के कारण, अर्थात मध्याह्न भोजन लेने के कारण यहाँ पर बालक बालिकाएं विद्यालय में आते हैं। यह भी ये पूर्व सांप्रदायिक स्तर के अंतर्गत न्यायी ओरिएंटेशन में माना जाता है। इस प्रकार और उसी प्रकार सरकार की ओर से जो भी प्रोत्साहन बालकों को दिए जाते हैं, उन प्रोत्साहनों के उनको पाने के कारण विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ने का कारण भी इसके अंतर्गत माना जाता है। इस प्रकार पूर्व सांप्रदायिक स्तर, इसमें ये दो दशाएं होती हैं, एक पनिशमेंटल ओरिएंटेशन और दूसरा न्यायी ओरिएंटेशन। पनिशमेंट ओरिएंटेशन के अंतर्गत केवल शारीरिक दंड को अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। केवल दंड के भय के कारण बालक अनुशासनात्मक व्यवहार प्रकट करता है। और न्यायी ओरिएंटेशन के अंतर्गत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए आपस में बांट लेना, लेन देना आदि कार्यों को बालक करता है। इसके उदाहरण के रूप में हम ये मध्याह्न भोजन प्रणाली के कारण विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ने को भी लेते हैं। ये 4 वर्ष की आयु से लेकर 10 वर्ष की आयु तक इस प्रकार का नैतिक विकास बालकों में हम देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा सांप्रदायिक स्तर आता है। उस स्तर को सांप्रदायिक, ये पूर्व सांप्रदायिक स्तर की बात है। और उसके बाद नैतिक विकास के संबंध में दूसरा स्तर जो कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है वह सांप्रदायिक स्तर है। सांप्रदायिक, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल कहते हैं सांप्रदायिक स्तर को। इसके अंतर्गत ये प्री कन्वेंशनल स्टेज की दृष्टि से देखने पर, अर्थात पूर्व सांप्रदायिक स्तर की दृष्टि से देखने पर यहाँ पर कुछ नैतिक विकास अधिक होता है। नैतिक व्यवहार में परिवर्तन होता है, नैतिक व्यवहार में कुछ विकास होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से
बालक यहाँ पर दूसरों की खुशी के लिए अनेक कार्य करते हैं, अर्थात शारीरिक दंड की अपेक्षा या शारीरिक दंड के स्थान पर दूसरे लोगों की अर्थात अभिभावकों की या शिक्षकों की या बड़े लोगों की स्वीकृति या अस्वीकृति के आधार पर अनेक कार्यों को करते हैं। अगर बालक के जो कार्य अभिभावकों के द्वारा स्वीकृत होते हैं तो वे सभी उचित कार्य माने जाते हैं। अगर बालकों के जो कार्य अभिभावकों के द्वारा अस्वीकृत होते हैं तो वे सभी अनुचित कार्य होते हैं। यहाँ पर बालक मुख्य रूप से अभिभावकों के लिए, अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए या अभिभावकों की खुशी के लिए या शिक्षकों की खुशी के लिए या अपने पारिवारिक सदस्यों की खुशी के लिए अनेक कार्यों को करता है। इस प्रकार दूसरों को खुश करने के लिए बालक में अनुशासनात्मक व्यवहार प्रकट होता है। इसे पूर्व सांप्रदायिक स्तर के अंतर्गत हम लेते हैं। फिर सांप्रदायिक स्तर के अंतर्गत दो प्रकार की दशाएं होती हैं। इसमें एक दशा को गुड बॉय और गुड गर्ल मोरालिटी कहते हैं और दूसरी दशा को हम सोशल ऑर्डर्स टू अथॉरिटी भी कहते हैं। यहाँ पर सांप्रदायिक स्तर में एक दशा गुड बॉय और गुड गर्ल मोरालिटी कहते हैं, मोरालिटी। और दूसरी दशा यहाँ पर सोशल ऑर्डर्स टू अथॉरिटी कहते हैं। गुड बॉय और गुड गर्ल मोरालिटी और सोशल ऑर्डर टू अथॉरिटी। यहाँ पर गुड बॉय और गुड गर्ल मोरालिटी इसमें ही इसका अर्थ निहित है। यहाँ पर बालक सबकी दृष्टि में अच्छा, सबकी दृष्टि में शाबाश, सबकी दृष्टि में एक प्रतिभाशाली छात्र माना जाने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वह अनेक प्रकार के अनुशासनात्मक व्यवहार को प्रकट करता है। अर्थात यहाँ पर गृह कार्य करने का एकमात्र कारण होता है कि गृह कार्य करने पर उनके शिक्षक उनको शाबाश कहते हैं और उनके शिक्षक उनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं और उन्हें भेंट देते हैं। इसके साथ साथ अभिभावक भी खुश हो जाते हैं। इस कारण बालक विद्यालय में गृह कार्य करता है और हर दिन विद्यालय में जाता है और अभिभावकों के आदेशों का पालन करता है और विद्यालय में शिक्षकों के आदेशों का भी पालन करता है। इसलिए यहाँ पर मुख्य रूप से देखने पर स्वीकृति, अस्वीकृति, एक्सेप्टेंसी, एग्री या डिसएग्री, स्वीकृति और अस्वीकृति के आधार पर नैतिक विकास होता है। और यहाँ पर बालक गृह कार्य अभिभावकों को खुशी करने के लिए, अभिभावकों को खुश करने के लिए करते हैं। खुश करने के लिए बालक विद्यालय में शिक्षकों के लिए अर्थात उनके द्वारा प्रतिष्ठा, शाबाश कहा जाने के लिए, उनकी दृष्टि में अच्छा नाम कमाने के लिए, मुख्य रूप से अच्छा नाम कमाने के लिए विद्यालय में आते हैं। अगर बालक हर दिन विद्यालय में जाते हैं तो अभिभावक भी संतुष्ट हो जाते हैं और वे खुश हो जाते हैं और अच्छा नाम घर में उसका अच्छा नाम होता है और उसी प्रकार विद्यालय में भी अच्छा नाम होता है। इस दृष्टि से नैतिक व्यवहार होता है। इसे गुड बॉय और गुड गर्ल मोरालिटी कहते हैं। और दूसरी दशा है प्राथमिक स्तर के अंतर्गत सोशल ऑर्डर्स टू अथॉरिटी कहते हैं। यहाँ पर बालक में नैतिक व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है। बालक यहाँ पर कुछ पारिवारिक नियमों का पालन करता है, सामाजिक नियमों का पालन करता है, विद्यालय संबंधी नियमों का पालन करता है। विद्यालय में जाने के बाद विद्यालय संबंधी जो नियम होते हैं उन सब का
पालन करता है, विद्यालय नियमों के अनुसार अपने व्यवहार को प्रकट करता है। इस प्रकार बालक में नैतिक विकास होता है। इसे ही सोशल ऑर्डर्स अथॉरिटी कहते हैं। यहाँ पर सामाजिक पारिवारिक विद्यालयी नियमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन नियमों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, अर्थात यहाँ पर बालक अपना गृह कार्य अपनी जिम्मेदारी मानकर, अपना उत्तरदायित्व मानकर करता है। बालक विद्यालय में अपना जिम्मेदारी मानकर, अपना उत्तरदायित्व मानकर विद्यालय में हर दिन हाजिर होता है। यहाँ पर नियमों का पालन करना अपना उत्तरदायित्व मानता है, अपनी जिम्मेदारी मानता है। और बड़ों का आदर करना, अभिभावकों का आदर करना, शिक्षकों का आदर करना और उसी प्रकार समय पर विद्यालय में उपस्थित होना, ये अपना उत्तरदायित्व मानता है। इस प्रकार का नैतिक विकास सोशल ऑर्डर्स टू अथॉरिटी, जो सांप्रदायिक स्तर की दूसरी दशा, सांप्रदायिक स्तर के अंतर्गत दशा मानी जाती है, यहाँ हम पाते हैं। इस प्रकार का नैतिक व्यवहार इस दशा में होती हैं, अर्थात अपना उत्तरदायित्व। यहाँ पर बालक गृह कार्य अभिभावकों को खुश करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर बालक गृह कार्य अपना उत्तरदायित्व मानकर या अपना जिम्मेदारी मानकर करता है। यहाँ पर बालक विद्यालय में अभिभावकों को खुश करने के लिए या शिक्षकों को खुश करने के लिए आता है और अच्छा नाम कमाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बालक विद्यालय में हर दिन उपस्थित होना अपना उत्तरदायित्व मानकर आता है। इस प्रकार नैतिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। और यह मुख्य रूप से 11 वर्ष की आयु से लेकर 13 वर्ष की आयु तक इस प्रकार का नैतिक विकास बालकों में पाया जाता है। और उसके बाद तीसरा स्तर आता है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के अंतर्गत तीसरा स्तर आता है। तीसरा स्तर उसे पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल या उत्तर सांप्रदायिक स्तर कहते हैं। उत्तर सांप्रदायिक स्तर कहते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। यहाँ पर अर्थात तो यह 14 वर्ष की आयु से आगे माना जाता है। 14 वर्ष की आयु के आगे इस स्तर को माना जाता है। और यहाँ तक आते आते बालकों में नैतिक विकास अधिक होता है, अर्थात तो यहाँ पर नैतिक व्यवहार में परिवर्तन होता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के नियमों का पालन करने के साथ साथ उन नियमों के बारे में तर्क करना, विचार विमर्श करना भी बालक करता है। अपनी ओर से वह तर्क करने लगता है। और यहाँ पर अंधापन किसी नियम को वह स्वीकार नहीं करता है, अर्थात तो बाल्यावस्था अंश जो है वह एक सामाजिक नियम हो सकता है पुराने जमाने में, लेकिन बालक इस आयु में या इस अवस्था में बाल्यावस्था को स्वीकार नहीं करता है, चाहे वह एक सामाजिक नियम हो। और उसी प्रकार ये दहेज प्रथा का अंश है। दहेज प्रथा एक सामाजिक अंश होने पर भी, एक सामाजिक नियम होने पर भी उसे बालक स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर बालक अनेक सामाजिक और पारिवारिक और विद्यालयी नियमों का, आदेशों का पालन करने के साथ साथ उनमें चिंतन करना प्रारंभ करता है, विचार विमर्श करना जानता है। अगर मानव कल्याण के लिए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता पड़े तो कानून में संशोधन करना चाहिए, कानून में संशोधन करने का समर्थन करता है। इस प्रकार का नैतिक विकास बालक में पाया जाता है। और इसमें उत्तर सांप्रदायिक स्तर में जिस प्रकार पूर्व सांप्रदायिक स्तर में 2 दशाएं हैं और सांप्रदायिक स्तर में 2 दशाएं हैं, उसी प्रकार उत्तर सांप्रदायिक स्तर में भी 2 दशाएं हैं। फिर 2 दशाएं होती हैं। यहाँ पर मोरालिटी डेमोक्रेटिकल एक्सेप्टेड। यहाँ पर मोरालिटी
ऑफ इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स। इस प्रकार दो प्रकार की दशाएं उत्तर सांप्रदायिक स्तर में डेमोक्रेटिकल एक्सेप्टेड और दूसरा मोरालिटी इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स। यहाँ पर मोरालिटी डेमोक्रेटिकल एक्सेप्टेड जैसे कि वो सांप्रदायिक स्तर में दूसरी दशा के अंतर्गत सामाजिक नियम पारिवारिक नियम को पालन करता है। यहाँ पर नियमों का पालन करने के साथ साथ नियमों का आदेशों का पालन करने के साथ साथ विचार विमर्श तार्किक चिंतन करता है। यहाँ पर बालक को सिग्नल्स जो होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं, उन सिग्नल्स का वह पालन करता है। और उसी प्रकार ये जो भी सामाजिक अंश होते हैं उनका भी पालन करता है। कानून जो होता है कानून का इज्जत करता है, कानून का भी वह पालन करता है। यहाँ पर संविधान जो है संविधान को भी वह आदर करता है। अगर ये विचार विमर्श तार्किक चिंतन के आधार पर उचित और अनुचित का ज्ञान उसे प्राप्त होता है। उचित और अनुचित में अंतर अपने तार्किक चिंतन और विचार विमर्श के आधार पर वह प्राप्त कर लेता है। अगर बाल्य विवाह जो सामाजिक अंश है उसमें विचार विमर्श करके तार्किक चिंतन करके उसका पालन नहीं करता है, उसमें परिवर्तन लाने पर अधिक जोर बालक देता है। दहेज प्रथा चाहे सामाजिक नियम हो लेकिन उसमें परिवर्तन लाने पर बालक अधिक जोर देता है। और उसी प्रकार सामाजिक हित के लिए सामाजिक कल्याण के लिए अगर संविधान में संशोधन करना पड़ा तो संशोधन करने पर बालक अधिक बल देता है। इस प्रकार का नैतिक व्यवहार में विकास इस दशा में मोरालिटी डेमोक्रेटिकल एक्सेप्टेड में प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ सामाजिक नियमों का पालन करने के साथ साथ विचार विमर्श और तार्किक चिंतन भी करता है। और सामाजिक हित या सामाजिक कल्याण के लिए संविधान संशोधन पर बल दिया जाता है। संविधान संशोधन बल देता है। कानून में परिवर्तन पर बल दिया जाता है। कानून में परिवर्तन पर बल देने पर अधिक बल दिया जाता है और संविधान संशोधन भी अधिक बल दिया जाता है। किस दशा में? मोरालिटी डेमोक्रेटिकली एक्सेप्टेड। और उसके बाद उत्तर सांप्रदायिक स्तर के अंतर्गत दूसरी दशा आती है मोरालिटी इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स, अर्थात यहाँ पर आत्मसंतुष्टि, आत्मसम्मान, आत्मज्ञान और उसी प्रकार आत्मसंतुष्टि और उसी प्रकार आत्मविश्लेषण, अनेक अंशों के आधार पर बालक उचित और अनुचित में अंतर जानने की कोशिश करता है। यहाँ पर दूसरों की खुशी के लिए काम नहीं करता है, व्यवहार नहीं करता है और उसी प्रकार सामाजिक नियमों को दृष्टि में रखकर व्यवहार नहीं करता है और बड़ों के आदेशों को दृष्टि में रखकर व्यवहार नहीं करता है। यहाँ केवल अपने आप को एक निर्णायक के रूप में लेता है, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए व्यवहार करता है, आत्मसम्मान के लिए व्यवहार करता है और यहाँ पर वह आत्मविश्लेषण के आधार पर उचित और अनुचित में अंतर करता है। अगर चाहे आत्मसम्मान का अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर कोई व्यक्ति विपत्ति में हो, उसका प्राण संकट में हो, तो अगर झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े तो झूठ बोलना कोई
गलत नहीं है। और उसी प्रकार किसी व्यक्ति को बचाने के लिए कोई गलत काम करना पड़े तो वह गलत नहीं समझा जाता है। और इस प्रकार का नैतिक विकास यहाँ पर मोरालिटी इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर ये सामाजिक नियमों को और पारिवारिक नियमों को अधिक महत्व देता है। तो यहाँ पर आत्मसम्मान को, आत्मविश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर मेर्सी किलिंग का समर्थन किया जाता है। यहाँ पर अगर प्राण संकट में हो तो झूठ बोलना कोई गलत नहीं है, या कोई किसी को बचाने के लिए गलत काम करना पड़े तो वह गलत काम नहीं समझा जाता है। इस प्रकार का नैतिक विकास मोरालिटी इंडिविजुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार कोलबर्ग के नैतिक विकास के अंतर्गत स्थूल रूप में देखने पर मुख्य अंश ये है कि कोलबर्ग के अनुसार अन्य विकासों की दृष्टि से देखने पर नैतिक विकास एक संक्लिष्ट विकास है। कोलबर्ग के अनुसार अन्य विकासों की दृष्टि से देखने पर नैतिक विकास की गति धीमी गति से होता है। और कोलबर्ग के अनुसार न्याय भावना का विकास ही नैतिक विकास होता है। और उसी प्रकार कोलबर्ग ने बालक को एक नैतिक दार्शनिक के रूप में स्वीकार किया है। और इनके अनुसार 3 प्रकार के स्तर हैं। एक पूर्व सांप्रदायिक स्तर है, दूसरा सांप्रदायिक स्तर है, तीसरा उत्तर सांप्रदायिक स्तर है। अर्थात अंग्रेजी में इनको ही प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। यहाँ पर प्री कन्वेंशनल स्टेज में फिर 2 प्रकार की दशाएं, एक शारीरिक दंड को अधिक महत्व दिया जाता है, तो दूसरी दशा में आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर व्यवहार मुख्य रूप से आपस में बांट लेना, लेन देन को अधिक महत्व दिया जाता है। और दूसरा स्तर है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज में हम मुख्य रूप से एक तो दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, अच्छा नाम काम करने के लिए, अच्छा नाम कमाने के लिए नैतिक व्यवहार प्रकट होता है। तो और दूसरी दशा में मुख्य रूप से वहाँ पर सामाजिक नियमों का पालन और पारिवारिक नियमों का पालन, बड़ों के आदेशों का पालन आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। तीसरे स्तर के अंतर्गत सामाजिक नियमों का पालन करने के साथ साथ उनमें तर्क विचार विमर्श किया जाता है, मेर्सी किलिंग का समर्थन किया जाता है। अगर सामाजिक भलाई के लिए कानून में या संविधान में संशोधन करना पड़े तो संशोधन पर अधिक बल दिया जाता है। और यहाँ दूसरी दशा में आत्मसम्मान को, आत्मसंतुष्टि को, आत्मविश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाता है। सार्वजनीय अंशों को अधिक महत्व दिया जाता है। किसी व्यक्ति को बचाने के लिए अगर कोई गलत काम करना पड़े तो वह गलत नहीं समझा जाता है। और कोई व्यक्ति संकट में रहे तो उसके लिए कोई झूठ बोलना पड़े तो वह गलत नहीं समझा जाता है। इस प्रकार का नैतिक व्यवहार मोरालिटी इंडिविजुअल प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है। ये नैतिक विकास संबंधी अंश होते हैं। और नैतिक विकास के अंतर्गत यहाँ मुख्य रूप से उदाहरण के रूप में लेने पर यहाँ पर मुख्य रूप से ये ट्रैफिक सिग्नल का पालन जुर्माना के भय से होता है। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व समझकर पालन करता है, ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करता है। तो यहाँ पर दूसरों को हानि ना पहुँचे, इस दृष्टि से ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन होता है। इस प्रकार हम उदाहरण के रूप में, ये तो पहला स्तर है
ये तो दूसरा स्तर है, ये तो तीसरा स्तर है। और उसी प्रकार बालक अच्छा पढ़ता है, अच्छा पढ़ता है केवल दंड के भय से। यहाँ पर दूसरों के लिए या उत्तरदायित्व समझकर पढ़ता है, समझकर पढ़ता है या खूब अध्ययन करता है। यहाँ पर अपने लिए या अपना लक्ष्य प्राप्ति के लिए अध्ययन करता है या पढ़ता है। इस प्रकार पहले स्तर में, दूसरे स्तर में, तीसरे स्तर में उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं। ये सभी नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, जो ये कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और कोलबर्ग के विकास सिद्धांत को दृष्टि में रखने पर विद्यालयों में मुख्य रूप से प्रार्थना का निर्वहन प्रमुख स्थान होता है। प्रार्थना निर्वहन के कारण बालकों में अनेक प्रकार के नैतिक अंशों का विकास होता है। और प्रार्थना के समय विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा या प्रधान शिक्षक के द्वारा या अन्य सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों के द्वारा अनेक नैतिक विषयों को व्यक्त करना भी एक प्रमुख अंश माना जाता है। यह भी कोलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार इसका भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके द्वारा बालकों में अनेक प्रकार के अंशों के संबंध में नैतिक विकास हो जाता है। ये नैतिक विकास सिद्धांत का अंश इससे समाप्त हो गया है। इससे ये क्लास पूरा हो गया है। अगर यह आपको अच्छा लगा तो और आपको उपयोगी माना जाता है तो दूसरों को भी इसके बारे में बताएंगे और इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद है।